हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केल्विन पर। मेरा नाम है भरत भूषण और आप कर रहे हैं मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई इसमें हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके चैप्टर में होते हैं, और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी अपने बोर्ड की तैयारी, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। भाई उनके लिए बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल यहीं से शुरू होगा। तो सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में क्वेश्चन आपको भी साथ साथ करने होते हैं, तभी आपको पूरा आउटपुट मिल पाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर हमारा चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर, उसके अलावा पॉइजन रेशो और कुछ एक आधा क्वेश्चन उसके अलावा जो कि और टॉपिक का है। तो ये जो है इस तरीके से हम आज जो है चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इसके सारे टॉपिक आज हमारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। पहले तो समझते हैं होती क्या है, कितनी होती है, फॉर्मूला क्या होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो यहां से जो है आगे मूव करते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर? तो आप क्या समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर? फाइंड अ रिलेशन इन फॉर इट, इसके लिए रिलेशन निकालिए और बताइए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है मेटेलिक वायर इज सस्पेंडेड बाय पुटिंग अ वेट ऑन इट। अगर उस पर वेट हम लगाएंगे, अल्फा इज द स्ट्रेन एंड वाई इज द यंग मॉडुलस, तो आपको बताना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, आपको इससे बताना है कि क्या होगा, इससे आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो कोई भी जो वायर होती है, इसको जब आप स्ट्रेच करते हो, फोर्स लगा के, ये मान लो वायर यहाँ पे फिक्स है और आपने फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया, नीचे खींचा, तो आप वर्क डन करते हो। आप क्या करते हो? वर्क डन करते हो, और जो वर्क डन करते हो वो वायर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द वायर। तो वर्क हमारा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ, कहां से आती है, क्या होती है? तो यहां से हमारी एनर्जी आती है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कैसे निकाले? तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायर है और इसको मैंने खींचा, और ये मान लीजिए इसकी लेंथ एल थी और ये खींच गया डेल्टा एल। मान लीजिए लेंथ एल थी और आपने जब इसको खींचा तो ये मान लीजिए कि डेल्टा एल नीचे आ गया। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई। कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। आपने इसको खींचा तो इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, तो डेल्टा एल नीचे आ गया। ठीक है, अब आप कई लोग बोलेंगे यहाँ पे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा एल कर लेते हैं, है ना, ये बोलोगे आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है जो वायर के अंदर जो फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है उसका, वायर का, वो फोर्स हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेस निकालते हैं वायर में तब भी हम इंटरनल फोर्स ही लेते हैं। लेकिन होता क्या है, यूजुअली क्वेश्चन में इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होते हैं। जैसे मान लो आपने ये वाला क्वेश्चन किए होंगे कि आप वेट टांगा हुआ है आपका, तो आपने स्ट्रेस निकाला होगा, आपने लिखा होगा कि फोर्स इक्वल टू mg या w, और बाय एरिया किया होगा तो w बाय a किया होगा। तो इस केस में एक्चुअली जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो भी w है, और अंदर जो फोर्स है वायर के वो भी w है, क्योंकि वायर जो है इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, रुका हुआ है सब कुछ, है ना, इक्विलिब्रियम है, तो दोनों फोर्स बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है फोर्स इस वायर को खींच रहा है, तो वायर अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है। तो वायर जब इक्विलिब्रियम में आएगी तब वायर में फोर्स F होगा, तब वायर में फोर्स कितना होगा? F। तो वो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। लेकिन अभी तो फोर्स नहीं है, अभी तो F नहीं है फोर्स। तो इस केस में हम लोग फोर्स जो है F नहीं ले सकते, फोर्स हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं इस केस में? हमें सोचते हैं कि इनिशियली जो वायर थी उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसमें फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। भाई इनिशियल जब वायर खींची नहीं हुई, जब आप वायर को खींचोगे, जैसे हम कोई स्प्रिंग है, उसको जब खींचोगे तभी तो फोर्स आएगा उसमें स्प्रिंग में। अगर वो स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है तो फोर्स थोड़ी है। तो ऐसी वायर में जब आपने वेट लगाया तो इनिशियली वायर कुछ नहीं खींची थी, है ना, तो उसका जो फोर्स था वो जीरो था। तो इनिशियली फोर्स वी कैन टेक एज जीरो। तो एफ हमारा शुरू में कितना होगा? जीरो। जब हमारा डेल्टा एल जीरो है उस टाइम में हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। और जब हमारा डेल्टा एल जो है डेल्टा एल मतलब हो जाएगा फाइनल, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? एफ के बराबर। जब फाइनल कंडीशन आएगी, जब इक्विलिब्रियम पे आएगी और आपका एक्सटेंशन डेल्टा एल हो जाएगा, तो हमारा फोर्स कितना होगा? एफ। तो हम लोग यहां से जो है क्या निकालते हैं? हम लोग इन दोनों से एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं, एफ एवरेज।
तो एफ एवरेज कितना आ जाएगा 0 प्लस एफ बाई टू, यानी कि एफ बाई टू आ जाएगा। तो ये हमारा एफ एवरेज फोर्स आ गया कि वायर जब खींची तो उस दौरान, खींचने के दौरान शुरू में उस पर फोर्स 0 था, बाद में एफ हो गया, तो पूरे दौरान उस पर जो फोर्स है हम लगभग एफ बाई टू मान सकते हैं एवरेज फोर्स। तो जो वर्क डन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा एफ एवरेज इंटू मतलब एफ बाई टू इंटू एस, यानी कि डेल्टा एल। तो ये हमारा वर्क डन होगा और ये वायर की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये वायर की किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसको हम लिखें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो आया वो एफ बाई टू एफ डेल्टा एल 1 बाई टू, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये जो वैल्यू आई है इतनी आई है। अब मैं इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं और मान लो डिवाइड करूं, वॉल्यूम क्या होता है हमारा एरिया इंटू, अगर ये वायर लूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो एरिया होगा इंटू लेंथ, वो वॉल्यूम होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया इंटू लेंथ होता है। तो ऐसे यहाँ पे इसका जो एरिया होगा इंटू लेंथ हम करेंगे तो ये वॉल्यूम आ गया। इससे मैंने डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब क्या है देखो यहाँ पे वन फॉर्मूला क्या बना, 1 बाई टू फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया इज क्या होता है स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हो गया, तो 1 बाई टू स्ट्रेस हो गया इनटू डेल्टा एल बाई एल बचा। डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल कई क्वेश्चन कर लिए भाई, सही से बता लो, स्ट्रेन होता है। तो ये हमारा स्ट्रेन आ गया। अच्छा जनाब, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन आ गया, बचा क्या ए एल बचा। ए एल को मैं इसके नीचे ले आता हूं तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये, ए इंटू एल क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है 1 बाई टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हाफ के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि बताओ क्या होती है, और यहाँ पे बोला था। अच्छा यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर इस केस में देखिए, उसने बोला कि अल्फा इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड वाई इज द यंग मॉडुलस। तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होगी, यानी इसका वैल्यू इतना होगा अगर हमारा अल्फा क्या है स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन हमें पता है अल्फा है, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यू आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वो आएगा 1 बाई टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो 1 बाई टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस तो हमें नहीं मालूम है, स्ट्रेन मालूम है अल्फा है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमें स्ट्रेस नहीं मालूम लेकिन स्ट्रेन मालूम है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस की जगह पे यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस की जगह पुट कर सकते हैं वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारी, P बाई वी आ जाएगा हमारा 1 बाई टू वाई इंटू स्ट्रेन, इंटू स्ट्रेन मतलब वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि ये स्ट्रेन तो ऑलरेडी था यहाँ पे और यहाँ पे वाई इंटू स्ट्रेन आया तो स्ट्रेन स्ट्रेन की मल्टीप्लाई होगी तो स्ट्रेन का स्क्वायर आ गया। स्ट्रेन का वैल्यू क्या दिया हमें, अल्फा दिया हुआ है, तो ये आ गया 1 बाई टू वाई इंटू अल्फा का स्क्वायर। तो सेम बात है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 बाई टू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। या फिर मैं ये भी कर सकता था, अगर मैं यहाँ पे मान लो स्ट्रेस, अभी मैंने स्ट्रेस को हटाया तो ये आया, अगर मैं स्ट्रेन को हटा दूं, स्ट्रेन को हटाऊंगा तो स्ट्रेन की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन में वाई, तो क्या बन जाएगा 1 बाई टू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन में वाई। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं, हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 1 बाई टू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है वायर की और ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमें इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करनी है, ध्यान रखिएगा। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होंगे पिक्चर की हमें कैसे कैसे करना है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द एनर्जी इन अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको, कंप्रेस कितने लोड से किया वो हमें दिया हुआ है, और यंग मॉडुलस ऑफ द वायर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो है लेंथ दी हुई है 0.4 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वेट हमें जो दिया हुआ है, फोर्स हमें दिया हुआ है, वो दिया 4 kg वेट। अब आपको पता होगा 1 kg वेट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा कई बच्चों को पता नहीं होता, 1 kg वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। मतलब 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ फोर्स लगाती है उसको 1 kg वेट बोलते हैं। तो 1 kg वेट इज 9.8 न्यूटन। तो ये कितना kg वेट है, 4 kg वेट, तो मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन मान लो, जी 10 दिया हुआ 10 मान लो, 10 न्यूटन, तो ये हो गया 40 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स आ गया,
ठीक है, 4 kg वेट मतलब 40 न्यूटन फोर्स हमारा है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है हमें ब्रास का 1 × 10⁻11, तो यंग मॉडुलस ले लेते हैं 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और हमें निकालना है एनर्जी इन द वायर, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी हमारी जो होती है वो होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा क्योंकि पूरी एनर्जी पूछ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पता है हमें और क्या नहीं पता है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम पता है, एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, पता है। स्ट्रेस भी निकाल लेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तो स्ट्रेस भी आ जाएगा। स्ट्रेन नहीं मालूम हमें, तो या तो हम पहले स्ट्रेन निकालें फिर या पुट करें, यंग मॉडुलस का यूज करके, या तो हम स्ट्रेन निकालें पहले फिर पुट करें, या फिर हम फॉर्मूले को ही स्ट्रेस की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन जो होता है वो यंग मॉडुलस होता है। तो आपका जो हमें स्ट्रेन को भगाना है, तो स्ट्रेन को भगाने के लिए लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस, तो आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस, स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू अपॉन में यंग मॉडुलस, ये आ गया इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी आ गई, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 स्ट्रेस कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, 40 बाय एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम ऐसा यूनिट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/100 में 10⁻2 और उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻4, तो ये आ गया आपका स्ट्रेस आ गया 10⁻4। इसका भी स्क्वायर होना है, अभी स्ट्रेस का स्क्वायर है क्योंकि आप इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ 0.4 है, अपॉन में यंग मॉडुलस पूरे के अपॉन में 1 × 10⁻11। ये सॉल्व होना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई, कितना आएगा ये आ जाएगा 1/2 × 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, अपॉन में 10⁻8 हो गया, ये 10 की पावर ये हो गया 4 × 10⁻5 कर लेते हैं इसे, और पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है भाई 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 को यहाँ ले आते हैं तो कितना हो गया 10 की पावर 8, इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 16 दूनी 3200, 3200 तो ये आ गया, और 10 की पावर कितना बचा 10 की पावर माइनस ये है -8 और 3, ये 10 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 है, ये ऊपर जाके -3 होगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -8 हो जाएगा, और फिर आपका जो है ये बन जाएगा 3200 है तो ये बन जाएगा 3.2 10 की पावर -5, इतना बनेगा लगभग। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सारी हमारी। हमारा फॉर्मूला था 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेस का हमने स्क्वायर y इंटू वॉल्यूम किया, स्ट्रेस हमारा है 40 न्यूटन फोर्स है, 40 kg वेट था तो 40 बाय एरिया हमने किया 10⁻4, इसका स्क्वायर करके तो 10⁻8 आ जाएगा, यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, ये आ गया, ये 10⁻4 आ गया, 0.4 था ये आ गया, और ये y का वैल्यू आया 11। सॉल्व किया हमने, 2 से काटा 2 आया, यहाँ पे 3200 आया, यहाँ पे सॉल्व किया 10⁻3, सॉरी इसको पहले सॉल्व किया हमने 10 की पावर +3, ऊपर गया 10 की पावर -8, तो 3.2 10 की पावर -5 जूल हमारा जो है एनर्जी आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि काफी छोटा आंसर लग रहा है मुझे क्योंकि आंसर थोड़ा सा 1 जूल 2 जूल के आसपास आते हैं, लेकिन सही आंसर है। चलो ठीक है, काफी कम एनर्जी है ये। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द वायर, उसका एक्चुअली वैल्यू पर डिपेंड करता है कितनी कितनी वैल्यू दी हुई है। तो ठीक है, 3.2 10 की पावर -5 जूल हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, आगे मूव करते हैं। तो देखो ये भी प्रॉब्लम होती है कई बार टीचर के साथ, टीचर के साथ कई सारी चीजें चल रही है, टीचर को कई सारी चीजें पता होती है कि ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए, तो आंसर नहीं आता, कई बार तो लगता है कि यार ये तो अजीब सा आंसर आ रहा है। बच्चे के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को तो जो आ गया ठीक है, कैलकुलेशन चेक की उसमें सही आ गया, लेकिन टीचर के दिमाग चलता है नहीं यार इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है तो उसमें कुछ अजीब सा आ रहा है, तो ऐसा होता है कई बार। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको ये डाउट नहीं आएगा। स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इज स्ट्रेच थ्रू 2 mm, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 2 mm स्क्वायर, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज गिवन, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना एक तो, और फिर टोटल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। करते हैं चलो क्वेश्चन को। तो लेंथ हमें दी हुई है, अच्छा सब लोग अब वही करेंगे, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो एक बार ट्राई, किसी क्वेश्चन की तरह एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैच करना जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, पॉज करके खुद करो पहले, उसके बाद देखो। तो लेंथ इज 4 मीटर, और डेल्टा एल इज 2 mm, यानी कि 2 × 10 की पावर -3 मीटर हो गया ये। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वायर का वो कितना दिया हुआ है आपको 2 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर का मतलब हो जाएगा भाई 2 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, mm का मतलब 10 की पावर -3 होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, यंग मॉडुलस बचा, यंग मॉडुलस है 2 × 10 की पावर 11,
तो आपको बताना है कितना कितना होगा। इस बार देखो हमें क्या पता है, इस बार हमें डेल्टा एल और एल पता है, यानी हमें स्ट्रेन पता है, वाई पता है, फोर्स नहीं पता। फोर्स नहीं पता तो हमें स्ट्रेस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को 1/2 इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है तो वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी है। तो 1/2 वाई, वाई कितना हमारा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। ये स्टील है क्या, ये 10⁻11, हाँ स्टील है। 10⁻11 इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना होगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल है हमारा 2 इंटू 10⁻³ और एल है 4 मीटर, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इससे तो ये उड़ गया पहले, 10⁻11 तो ये बचा, इनटू यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर बचा 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 10⁵ आ जाएगा अपॉन में 4। इसको सॉल्व करना है तो मैं 10 को अलग ले लेता हूँ ताकि मैं डिवाइड कर पाऊँ आराम से, और ये हो जाएगा 10⁻4। 10⁻5 को मैंने 10 इंटू 10⁻4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भाई आपको पता ही होगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10⁻4। तो भाई ये आंसर आया। तो हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा ये आंसर हमारा। तो हमारा जो आंसर आया है 2.5 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब आंसर आया। ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसने साथ में ये भी पूछा था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर की कितनी होगी। तो वायर की एनर्जी निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई होप आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद, यस कई लोगों ने सही गैस किया होगा, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरी एनर्जी निकालूंगा यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, यानी 2.5 10⁻4। वॉल्यूम कितना है हमारा, लेंथ हमारी 4 मीटर है और एरिया हमारा, लेंथ इंटू एरिया, एरिया हमारा 2 इंटू 10⁻6। इसकी अभी तक हमने यूज नहीं किया था, अभी तक हमने एरिया का यूज नहीं किया था यहाँ पे, अब यूज हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे 10 हो जाएगा, ये तो 10 की इससे करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 तो ये तीनों आ गए, फिर 10 की पावर कितना बचा, 10 की पावर -2 बचा, तो पूरा मिला के 0.2 जूल आया, ठीक है। तो काफी कम एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है वायर में काफी कम स्टोर होती है ना, ऐसी होती है 0.2 0.3 1.2 ऐसे होती है। तो एनर्जी काफी कम है, हालांकि डेंसिटी आप देखोगे काफी ज्यादा है 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब, लेकिन उसका वॉल्यूम इतना कम होता है वायर का क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है। तो एनर्जी स्टोर हमारी जो है 0.2 जूल आ रही है। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो 0.2 जूल सही है और ये 2.5 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब भी बिल्कुल सही आंसर है, राइट। तो इस तरीके से भाई हमने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 10 kg मास इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर 3 मीटर लॉन्ग 1 mm डायमीटर, कैलकुलेट द लेटरल कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, पॉइजन रेशियो इज दिस एंड यंग मॉडुलस इज दिस। तो इसमें पॉइजन रेशियो बोला है और एक बात की गई है लेटरल कंप्रेशन। तो देखते हैं चाहिए क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई वायर है आपके सामने और इस वायर का जो लेंथ है वो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब मान लीजिए इस वायर को मैंने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया तो इसका लेंथ बढ़ गया, मान लीजिए L प्लस डेल्टा L हो गया। तो इसका एरिया जो होगा वो यूजुअली घट जाएगा A माइनस डेल्टा L, ठीक है, A माइनस डेल्टा A, ठीक है। तो इसका एरिया जो है यूजुअली घट जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर हमेशा घटेगा, तो ऐसा नहीं होता, मटेरियल पर डिपेंड भी करता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूजुअली घटता है, लेकिन तो हमारा एरिया घटता है। अब यहाँ पर दो तरह की स्ट्रेन है। देखिए अगर इसका एरिया घटा है तो मतलब इसका डायमीटर भी घटा है। तो इसका डायमीटर मान लीजिए पहले D था और अब घट गया इसका डायमीटर, अब D माइनस डेल्टा D हो गया। तो दो तरह की स्ट्रेन है। एक तो हमारी स्ट्रेन इस डायरेक्शन में है जिसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, जो कि इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्योंकि हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, अभी जो आप निकालते हो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही निकालते हो, डेल्टा L बाय L। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रेन हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जिसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल मतलब परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन हुई तो लेटरल स्ट्रेन होगा। तो लेटरल स्ट्रेन कितना होगा, लेटरल स्ट्रेन विल बी चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर। तो ये हमारा लेटरल स्ट्रेन हुआ। अब जो पॉइजन रेशियो होता है वो इन दोनों का रेशियो होता है। मतलब पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका, स्ट्रेन इन, ये सिंबल में यूज नहीं करता है, एक्चुअली इंजीनियरिंग में यूज करते हैं हायर क्लासेस में। तो हम सीधा लिखते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, डेल्टा डी बाई डी अपॉन में डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ओके राइट। तो इसका जो पॉइजन रेशियो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी आएगी। हर मटेरियल का पॉइजन रेशियो अपना अपना अलग अलग होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या हम कंजर्वेशन वॉल्यूम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जो आपने क्वेश्चन किए होंगे मैथमेटिक्स में, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन वॉल्यूम लगा के हम निकालते हैं कि जब वायर को हमने खींचा या प्रेस किया तो कितना उसका एरिया और उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है। या आपने फिजिक्स में भी क्वेश्चन किए होंगे कि हमने रेजिस्टेंस को जब खींचा तो उसका एरिया डबल हो गया तो लेंथ कितनी हो गई। तो क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम जो है हमेशा वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली ना कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम वैलिड नहीं होता है, इसीलिए ये रेशियो आया। अब आगे आगे प्रूव करेंगे अभी कि जब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगता है एक्चुअली तो उसका रेशियो जो है ना 0.5 आती है वैल्यू। पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी आती है? 0.5। आगे आगे प्रूव होगा अगले क्वेश्चन में, देखिए। तो 0.5 पे हमारा वॉल्यूम कंजर्व रहता है, लेकिन हमेशा वैल्यू 0.5 नहीं आती, कभी 0.3 आएगी, कभी 0.2 आएगी, कभी कुछ भी वैल्यू आएगी। तो एक पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है ये जरूरी होती है पता लगाना कि कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, तो उसका आगे देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो रेशियो आया है डेल्टा डी बाई डी, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन का रेशियो आया है, तो सिंपल ही है, दोनों स्ट्रेन और स्ट्रेन है तो कोई यूनिट नहीं आएगी यहाँ पे। दूसरी बात, जब हमारी लेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा एल प्लस होगा, पॉजिटिव होगा जब लेंथ बढ़ेगी तो, लेकिन जब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा तो डेल्टा डी नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉइजन रेशियो को हम लिखते हैं माइनस ऑफ दिस, ताकि ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो पॉइजन रेशियो लिखते हैं माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमें माइनस साइन भी आना चाहिए था कायदे से, तो हमें लिखना चाहिए था पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये हमारा पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, चलिए जनाब, तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक मास है 10 किलोग्राम का, वो आपने लटका दिया एक वायर से, है ना, वायर पे लटका दिया आपने 3 मीटर की वायर पे, और इसमें जो है डायमीटर भी दिया हुआ है, इसका 1 mm है, ओरिजिनल डायमीटर 1 mm है। आपको बताना है लेटरल कंप्रेशन। लेटरल कंप्रेशन में आपको निकालना है डेल्टा डी बाई डी निकालना है। लेटरल मतलब ये वाला, तो डेल्टा डी बाई डी बताना है। इसमें पॉइजन रेशियो आपको दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ द वायर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो पॉइजन रेशियो हमें दिया हुआ है, और हमें यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है 12.5 10 की पावर 10। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें डेल्टा डी बाई डी निकालना है। तो डेल्टा डी बाई डी निकालने के लिए मुझे, अगर पॉइजन रेशियो मालूम है, ये मालूम है मेरे को, तो मुझे डेल्टा एल बाई एल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मेरा डेल्टा डी बाई डी आ जाएगा। और मुझे क्या निकालना है? कंप्रेशन, लेटरल कंप्रेशन से डेल्टा डी निकालना। तो पहले मैं डेल्टा डी निकालने के लिए क्या करूंगा? पहले डेल्टा एल बाई एल निकालूंगा। तो डेल्टा एल बाई एल कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है स्ट्रेन क्या होती है? यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस, यानी कि स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस, ये आपका डेल्टा एल बाई एल होगा। स्ट्रेस कितना होगा यहाँ पे? फोर्स कितना होगा? फोर्स हमारा ये वेट है, इसका फोर्स होगा mg अपॉन में एरिया और y, ये हमें करना है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। m कितना है? 10, g कितना है? 10 ले लेते हैं। एरिया कितना है? एरिया दिया है? नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या किया सर आपने? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया हमारा, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या किया है? डी बाई 2 कर दिया आर की जगह पे, बस ये तो किया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर बाई 4 नहीं आएगा? तो ये किया है मैंने, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और जो डायमीटर मैंने लिखा है वो mm में था, तो मैंने इसको मीटर में कर लिया है 10 की पावर -3। तो ये आपका एरिया भी आ गया। अब यंग मॉडुलस बचा तो 12.5 10 की पावर 10। ये जनाब आपका पूरा वैल्यू आया। इसको सॉल्व कर लें, जितना सॉल्व होता उतना कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ऊपर, 10 की पावर 2 आ जाएगा ऊपर, इंटू 4 आ जाएगा, ये ऊपर जाके नीचे पाई आ जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, -6 और +10 हो जाएगा, 10 की पावर 4 और 12.5। तो ये बचा कुल मिला के कहानी। ठीक है, तो ये आया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। 4 इंटू 10 की पावर -2 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 12.5 पाई। ठीक है, अभी इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, अभी तब करेंगे कैलकुलेशन। फाइनली कोई रास्ता नहीं बचेगा ना, तब हम कैलकुलेशन पे आएंगे। ठीक है, तब आएंगे कैलकुलेशन पे, अभी रहने दो इसे। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा डी बाई डी और फिर डी निकालना है। तो डेल्टा डी निकालने की कोशिश करते हैं, इस पेज पे निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है, अब यहां से हमारे पास डेल्टा एल बाई एल आ चुका है, तो अब मुझे चाहिए डेल्टा डी। तो आप देखेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे तो
डेल्टा डी जो होता है, डेल्टा डी बाई डी इज पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई होती है डेल्टा एल बाई एल की। तो हमें पॉइजन रेशियो से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। पॉइजन रेशियो में कितना दिया हुआ 0.25, तो 0.25 इंटू ये करेंगे तो डेल्टा डी बाई डी आएगा, यानी डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइजन रेशियो इंटू डेल्टा एल बाई एल। पॉइजन रेशियो इज 0.25 और डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल जो आएगा वो आएगा हमारा कितना आया था 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 12.5 पाई, ये आया था। और आपको डी निकालना है, आपको बेसिकली डेल्टा डी निकालना है तो डायमीटर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, डी को यहाँ लाना पड़ेगा। तो डी कितना है, डायमीटर कितना दिया था हमें 1 mm, तो डायमीटर को यहाँ ले आते हैं 1 mm यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करना है पूरे को। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 12.5 पाई, ये आ रहा है। इसको सॉल्व करना है, अब तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा कैलकुलेशन करने के बजाय के अलावा। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेशन। 4 पंजे 20, हम कहाँ डरते हैं कैलकुलेशन से, इतनी सारी कैलकुलेशन कराइए आपको। 4 दूनी 8 और 10 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा, 375, 125 है ना वो, तो 0 5 5 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 के बाद डेसिमल लगेगा तो 39.25 आ जाएगा। ये 39.2 है ये अपॉन में, तो भाई इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 7। मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर 2 यहाँ बढ़ा दी और यहाँ कम कर दी, डिवाइड बाय 39.2 ताकि डिवाइड हो पाए। तो ये वैल्यू मेरी 39 आई, तो मैंने 100 ले लिया ये, ताकि डिवाइड हो जाएगा अभी 2 बार में 3 बार में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड करना है हमें, 100 को डिवाइड करना है 39.25 से, 39.25 मान लेते हैं, इसको 2 0 लगाते हैं। तो 10,000 को डिवाइड करना है 3,900 से, तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा पहले, तो ये 2 बार जाएगा कितना आएगा, 2 नी में 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 7850 आया। 10 का 0, 9 में 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पे लगाया तो ये आ गया 21,500 पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब जो है 4000 है तो 5 बार चला जाएगा, लगभग ये 4000 है, तो 5 बार जाएगा तो कितना आएगा, 5 5 25 हासिल 2, 5 10 और 2 12 हासिल 1, 5 में 45 और 1 46 हासिल 4, 5 या 15 और 4 19, तो ये आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गए 8, 10 में से 9 गया 1, 1800 बचा, 1875, फिर ये 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो ये लगभग दोबारा 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 1900 आया था, दोबारा 19 उसके आसपास आ जाएगा, तो 5 4 ऐसे कुछ आएगा, 2.548 ऐसे मान लो, लगभग कुछ ऐसा आएगा, है ना। 10 की पावर माइनस 7 मीटर, डेल्टा डी है आपका तो मीटर में आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2.548 10 की पावर माइनस 8 मीटर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 0.25 माइक्रोमीटर, 0.25 और माइनस का दिया हुआ है, तो 0.25 भी आ जाएगा, इसको 0.25 कर लूंगा 10 की पावर माइनस से आ जाएगा, है ना। 0.25 करोगे तो 10 की पावर माइनस से आ जाएगा, ये 0.25 10 की पावर माइनस से, ये कर लो, आपको ऐसे ऐसे पसंद है ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा डी आ गया, और माइनस तो यहाँ पे चल ही रहा था तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब ये है कि बस आपका जो वैल्यू है वो घट रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है वो। ठीक है जनाब, तो ये जो है हमारा माइनस का 0.25 माइक्रोमीटर आ गया। ठीक है, तो हमारा कंप्रेशन आ रहा है नहीं, इसलिए हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो आई होप पॉइजन रेशियो आपको क्लियर हुआ होगा। तो पॉइजन रेशियो हमारा जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पॉइजन रेशियो से रिलेटेड होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो हम बात कर रहे थे। ये देखो, ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल हुज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, जो हम 10 तक पढ़ते आए थे, तो उस केस में पॉइजन रेशियो कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, और वायर जो है इसका लेंथ है L और एरिया है A, ये मान लो रेडियस है R। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर इंटू H, यानी कि L, ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब मैं इसका, अगर मैं अपने एरर वाला फॉर्मूला लगाऊं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाई वी इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो डेल्टा डी बाई वी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई होती है 2 डेल्टा R बाई R, ये लिख सकता हूं मैं। किया था ना एरर में कि अगर A की पावर 2 है, B की पावर 3 है, तो पावर से मल्टीप्लाई होता है, प्लस यहाँ पे L की पावर 1 है, तो ये आ जाएगा डेल्टा L बाई L, ये आ जाएगा डेल्टा V बाई वी इक्वल टू दिस।
ठीक है, तो यहां से ये निकल के आया, ये तो कांस्टेंट है पाई, तो उसका कुछ नहीं होगा, केवल जो कांस्टेंट नहीं है उनका ही होगा। अब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो इसमें लिखा है कि एज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, लेकिन मुझे 0 थोड़ी प्रूव करना है, मुझे तो निकालना है पॉइजन रेशो क्या होगा इसमें, पॉइजन रेशो निकालना है। पॉइजन रेशो मेरा होता है डेल्टा आर बाय आर, ये वाली स्ट्रेन अपॉन में डेल्टा एल बाय एल, ये वाली स्ट्रेन का रेशो होता है, ये तो होता है पॉइजन रेशो, हमने पढ़ा था माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को निकालना है डेल्टा आर बाय आर, तो मैं इसको यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू माइनस का डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, अब मैं डेल्टा आर बाय आर को यहां रहने देता हूं, डेल्टा आर बाय आर यहीं पे है, इसको यहां ले आते हैं, डेल्टा एल बाय एल माइनस साइन भी यहीं ले आते हैं, तो ये 2 को यहां ले जाना पड़ेगा आपको, तो ये 1/2 यहां आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, तो ये यहीं पे है, ये यहां आ गया, ये 1/2 यहां आ गया, तो 0.5 आ गया। तो ये आपका जो डेल्टा आर बाय आर है, ये आपका पॉइजन रेशियो है, डेल्टा आर बाय आर और डेल्टा एल बाय एल का रेशियो, तो ये आपका क्या आ गया, म्यू आ गया। क्या आ गया, म्यू इक्वल टू म्यू के बराबर आ गया। तो म्यू का वैल्यू कितना आया, 0.5। यानी जो भी आप पढ़ते थे अब तक, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वो सब कब वैलिड है, अगर आपका पॉइजन रेशियो 0.25 हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यूजुअली 0.25 होता नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था वैल्यू कितना था पॉइजन रेशियो का, ध्यान है आपको, 0.25 था, तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, केवल इस कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा। तो आपने प्रूव कर दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बॉडी के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.5 होता है। चलिए जनाब, तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 0.5 है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट डू द स्प्रिंग बैलेंस शो, व्हाई डू द स्प्रिंग बैलेंस शो द रॉन्ग मेजर आफ्टर द लॉन्ग यूज। जब हम स्प्रिंग बैलेंस को काफी टाइम तक यूज करते हैं, उसके बाद वो गलत वैल्यू देने लगता है, मतलब आपका वेट 50 किलो है तो 50 नहीं दिखाएगा, 55 दिखाने लगेगा। ऐसा वो गलत वैल्यू क्यों देने लगता है, गलत काम क्यों करने लगता है। तो गलत काम क्यों करता है, सबकी अपनी मजबूरी होती है ना, सब जो है परेशान हो जाते हैं, एक लिमिट के बाद सबको जो है मजबूरी आ जाती है। तो ऐसी जो होता है स्प्रिंग बैलेंस की मजबूरी आ जाती है, परेशान हो जाता है। क्या होता है, बार बार इसको हम वेट लगाते हैं, इस पे ऊपर कोई आगे खड़ा हो जाता है, फिर एक मोटा आदमी आगे खड़ा होता है, कोई और आगे खड़ा हो जाता है, तो बार बार ये ना बेचारा इलोंगेट कंप्रेस इलोंगेट, जैसे मान लो आगे खड़ा हो तो इसको इलोंगेट होना पड़ेगा, है ना, फिर कोई हट गया, फिर वो दोबारा अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया, फिर कोई खड़ा हो गया, फिर वो लंबा हो गया, फिर जो है वो हट गया, फिर वो छोटा हो गया। तो बार बार ऐसे जब चलता रहता है इसका, तो एक बार ये परेशान हो जाता है और ये थक जाता है, तो फिर ये क्या करता है, नेचुरल लेंथ पे नहीं आ पाता, ये फिर ना कम लेंथ, मतलब उतनी लेंथ पे नहीं आ पाता, तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आता। तो क्या होता है, फिर ये गलत रीडिंग देने लगता है। ये क्या करने लगता है, गलत रीडिंग देने लगता है। तो बार बार जब आप किसी को यूज करते हैं, किसी मटेरियल को, सबके साथ होता है, ठीक है, ये आदमी के साथ भी होता है, ये स्प्रिंग के साथ भी होता है। इनफैक्ट जो ब्रिज आपके होते हैं, वो ब्रिज भी आपके जो बनते हैं ना लोहे के ब्रिज, और वो भी कुछ टाइम बाद जो है खराब हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि बार बार उसको ट्रैफिक जब पास करता है तो बार बार कंप्रेस फिर सीधा हो गया, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक फटीग। क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग, FATIQE, है ना, QUE। इलास्टिक फटीग का मतलब होता है कि थक जाना। तो ये इलास्टिक बार बार जो है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि स्प्रिंग बैलेंस आफ्टर कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग becomes sick या gets elastic fatigue, and after that it does not come to this original length and hence it gives the wrong reading after long time। तो after long time क्या होगा, ये wrong reading देने लगेगा। तो ये इलास्टिक फटीग के कारण होता है, और ये सबका रीजन है। ब्रिज के बाद भी ब्रिज अनसेफ क्यों हो जाते हैं, कुछ काफी यूज करने के बाद, उसका भी रीजन यही है। और क्रेन के आपके मान लो क्रेन है, तो क्रेन भी काफी टाइम बाद जब लोड करेगी तो उसके बाद भी वो खराब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो सबका रीजन यही है, इलास्टिक फटीग उनमें आ जाती है, उसके बाद वो अपनी नेचुरल लेंथ को अटेन नहीं करते हैं, नेचुरल लेंथ को अटेन नहीं करते हैं, तो बूढ़ा हो जाता है एक तरह से, है ना, मटेरियल भी एक बार बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसको फिर छोड़ना पड़ता है काफी सालों के लिए, तब जाके वो कुछ कर सकता है। तो यूजुअली हम उसको फिर चेंज कर देते हैं, नया मटेरियल लगाते हैं। ठीक है, तो ये था इलास्टिक फटीग। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने इसके भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमने सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए होंगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और भाई जिन लोगों ने बाकी हमने जो आपके लिए सीरीज बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट, माइंड मैप और भी जो चीजें बनाई है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके तुरंत देखिए, ताकि आपको मिले पूरे मार्क्स। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, सी यू, बाय बाय।